नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बघेल कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कोरोना को लेकर भी फैसले लिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण की तैयारी कैसे की जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। स्कूलों में जुलाई से एडमिशन शुरू हो सकेगा और केंद्र की गाइडलाइन पर ही स्कूल कॉलेज खुल सकेंगे। केंद्र सरकार से राज्य को देय राशि का अनुरोध भी किया जाएगा। अगस्त में राजीव गांधी न्याय योजना की दूसरी किश्त जारी होगी। जाएगा केवल जो परिवहन वगैरह जितना अभी बंद है उसी तरीके से रहेगा, किंतु स्कूल कॉलेजों में हम लोगों ने पहली तैयारी की थी कि जुलाई माह से हम लोग स्कूल कॉलेज प्रारंभ करेंगे, लेकिन अभी परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार की एडवाइजरी आ गई है तो हम स्कूल कॉलेज प्रारंभ नहीं करेंगे, क्लासेस नहीं लगेगी, लेकिन स्कूल कॉलेजों को अब अनुमति दी जाएगी कि जुलाई माह से अपना एडमिशन और अन्य प्रक्रिया प्रारंभ कर ले। दूसरा, थोड़ी सी वर्तमान परिस्थिति में जिस तरीके से रेवेन्यू का कलेक्शन होता है, आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी समीक्षा किया गया। केंद्र सरकार से हमारा लगभग 1400 करोड़ रुपया पिछले साल का आना बकाया है और इस साल का भी जो टैक्स का हर माह केंद्र सरकार से कटौती करके हम लोगों को मिलता है वो राशि भी नहीं आ पा रही है, तो उसकी पूरी समीक्षा की गई और जो केंद्र से देय राशि है उसके बारे में अनुरोध करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। तीसरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि सख्ती और लॉकडाउन जैसी कोई बड़ी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन पूरे प्रदेश में मास्क को अनिवार्य किया गया है और जो बगैर मास्क के पाए जाएंगे उसको 100 रुपया प्रथमता दंडित किया जाएगा जुर्माना के रूप में। इसका आशय दंड देना नहीं है, इसका आशय ये है कि मास्क लगाने को इस प्रदेश में अनिवार्य किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है, 21 मई को राजीव जी के पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को हमारा जो देय राशि थी उसको उनके खातों में हस्तांतरण किया गया था। 20 अगस्त को राजीव जी की जयंती के अवसर पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की द्वितीय किस्त सभी किसानों को फिर उनके खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिया गया। कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं। प्रदेश में अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूलों में जुलाई से एडमिशन शुरू होगा। की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के.सी. बेवर्ता, इनकी अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया है। जांच दल के ये अध्यक्ष होंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर आर.पी. मिश्रा वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं, इसमें सदस्य रहेंगे। डॉक्टर राकेश वर्मा, डॉक्टर देवा देवांगन, ये दोनों वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। डॉक्टर राकेश वर्मा पशु चिकित्सक हैं और डॉक्टर देवांगन जो है वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ये भी सदस्य रहेंगे। और अपर प्रधान मुख्य संरक्षक वन्य प्राणी सदस्य सचिव, इनको मनोनीत किया गया है। प्रतिवेदन की अवधि 30 दिनों के भीतर इनको रिपोर्ट देना है और जो जांच के बिंदु हैं, मृत्यु के कारण एवं परिस्थितियां, क्या किसी स्तर पर कोई चूक हुई है, यदि हाँ तो उत्तरदायित्व, क्या इस घटना को रोका जा सकता था, अन्य कोई ऐसा बिंदु जिसे कमेटी जांच के दौरान आवश्यक समझे, और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। पूरे मामले में वन विभाग ने पूरे मामले को बड़े गंभीरता से लिया है और स्थल में जैसे ही ये सूचना मिली तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक अतुल शुक्ला और पूरी टीम, वहां के डीएफओ, वहां के रेंजर, वहां के एसडीओ, सारे कर्मचारी वहां पर रहकर उन्होंने पोस्टमार्टम की कार्रवाई को पूर्ण कराई। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ चुका है। एक की मृत्यु ये जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, एक की मृत्यु हृदय गति रुकने के कारण और एक की मृत्यु विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिसिटी पदार्थ का सेवन और तीसरा इन्फेक्शन के कारण। ये प्रारंभिक है, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो फाइनल रिपोर्ट आएगा और 1 महीने में जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।
तो आप सुन रहे थे वन मंत्री मोहम्मद अकबर को, आप सुन रहे थे कैबिनेट के फैसले के बारे में। तो जानकारी दी ही गई रविंद्र चौबे की तरफ से, लेकिन कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर भी यहां पर बता रहे थे कि जो हाथियों की मौत का मामला है सरकार ने उसको गंभीरता से लिया है, इस मामले में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक जो समाप्त हुई है इसमें स्कूलों में जुलाई से एडमिशन शुरू हो सकेगा। हालांकि केंद्र की गाइडलाइन के बाद ही स्कूल कॉलेज खुल सकेंगे, पढ़ाई वहां पर हो सकेगी, लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और इसके अलावा राजीव गांधी न्याय योजना की दूसरी किश्त 20 अगस्त को जारी की जाएगी। 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती और इस मौके पर ये दूसरी किश्त सरकार की तरफ से जारी की जाएगी। इसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि प्रदेश में अगर मास्क नहीं लगाया जाता है तो 100 रुपए का जुर्माना उस पर किया जाएगा व्यक्ति पर। और सरकार की मंशा ये है कि सभी लोग इस पर जुर्माना करना मंशा नहीं, बल्कि सरकार की तरफ से मंशा ये है कि सभी लोग मास्क का उपयोग करें। तो कैबिनेट की बैठक जो खत्म हुई है इसके बाद ये फैसलों की जानकारी दी गई। इसके अलावा 1400 करोड़ रुपया जो केंद्र पर बकाया है राज्य का, उसको भी जारी करने के लिए मांग केंद्र को की गई है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे और जानकारी लेते हैं कैबिनेट के फैसलों के बारे में। सुरेंद्र, देखिए पुनीत, जिस तरह से बैठक हुई और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये सभी मंत्रियों के साथ में बैठक हुई है, उस बैठक में खास निर्णय यही लिए गए हैं कि जिस तरह जुलाई माह से जो स्कूल हैं उनमें एडमिशन तो लिया जाएगा लेकिन उनको खोला नहीं जाएगा, क्योंकि जो गाइडलाइंस भारत सरकार की हैं उनके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। तो एक बड़ा निर्णय ये है क्योंकि बहुत सारे अभिभावक ये चिंता में थे कि हो सकता है कि जुलाई में स्कूल खुल जाए, तो स्कूल तो नहीं खुलेंगे लेकिन एडमिशन ओपन हो जाएगा। जो अभिभावक चाहते हैं वो एडमिशन अपने बच्चे का करा सकते हैं और दाखिला होगा, लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे। उसके अलावा जो मास्क लोग जिस तरह से लगातार जो कोरोना की संक्रमण की संख्या छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, उसको देखते हुए निर्णय ये लिया गया है कि यहाँ पे मास्क अनिवार्य किया जाएगा और जो मास्क नहीं लगाएगा उस पर हर्जाना लगाया जाएगा। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर जो है उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं और जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में उनकी क्या स्थिति, किस तरह से उनको देखरेख उनकी की जा रही है, इन सब चीजों की समीक्षा की गई है। साथ ही ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसकी दूसरी किस्त जो है वो 20 अगस्त को किसानों के खाते में जाएगी। एक बड़ा निर्णय एक ये है कि किसानों को राहत देने की पूरी कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार की है, भूपेश सरकार की है। उसके तहत ये निर्णय लिया गया कि 20 अगस्त को किसानों की जो दूसरी किस्त है, पहली किस्त 21 मई को दी गई थी, अब ये दूसरी किस्त जो है 2 अगस्त को दी जाएगी किसानों को। 19 लाख किसान जो पंजीकृत किसान हैं उनके खाते में सीधे ये राशि जाएगी। इसके अलावा जो सुरेंद्र इसके अलावा जानकारी तो हम दे रहे हैं कि 1400 करोड़ जो केंद्र की तरफ बकाया है राज्य के, उसको भी दिए जाने के जल्दी जारी करने की मांग की गई है। मॉनसून आ रहा है और मॉनसून के पहले जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, क्या इसको लेकर भी कैबिनेट में कोई चर्चा हुई है? बिल्कुल चर्चा हुई है और जो राजस्व मंत्री है, आपदा मंत्री, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि सारी जगह पे जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त कर ली जाए। इससे पहले जिस तरह से कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत हुई थी, कलेक्टर को जो निर्देश दिए गए थे, उसके बाद उसको किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्रियान्वयन करना है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसको निर्देश दिए हैं कि सभी जगह पे सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि अब खरीफ फसल के लिए किसानों को खाद बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए किसानों को देखते हुए, क्योंकि किसानों को जिस तरह से गंभीरता से सरकार ले रही है उसका ही परिणाम ये है कि अब जो किसान को जो खरीफ फसल के लिए जो खाद बीज की आवश्यकता पड़ेगी उसकी पूरी पूर्ति की जाए। इसके साथ ही जो है जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल खुले आसमान के नीचे पड़े गेहूं को लेकर हमने खबर दिखाई थी और बताया था कि मॉनसून आने वाला है और बारिश में ये गेहूं सड़ जाएगा। अब इसके बाद जब ये खबर दिखाई गई तो इसके बाद गेहूं के जल्द भंडारण के आदेश दे दिए गए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि गोदामों को 125 से 130% भरने का ये निर्देश है और फौरन खुले में रखे गेहूं को हटाया जाना चाहिए, वरना ये खराब हो सकता है। तो हमने खबर दिखाई थी और इसका असर ये हुआ है कि अब इसे हटाया जाएगा। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, आपने खबर भेजी, हमने दिखाई कि किस तरीके से बड़ी मात्रा में गेहूं
खुले में रखा हुआ है, ये सड़ सकता है और करोड़ों रुपए शासन के स्वाहा हो जाएंगे। अब इसके बाद खबर का असर हुआ, इसे वापस वहां से हटाने के निर्देश दे दिए गए। जी हाँ, देखिए बिल्कुल पुनीत, न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। तत्काल रूप से फौरन परिवहन और भंडारण के जो आदेश हैं वो यहां पर विभाग द्वारा दिए गए हैं और स्पष्ट कहा गया है कि तत्काल रूप से जो गोदाम है उन्हें ओवर क्राउड यानी 100% से ज्यादा भी भरा जा सकता है, 130% तक भरने के आदेश दे दिए यहां पर गए हैं। क्योंकि जैसा कि विदित है कि बंपर पैदावार मध्य प्रदेश में हुई है, 1 करोड़ से ज्यादा मीट्रिक टन का गेहूं का जो है खरीदी यहां पर की गई। इस लिहाज से खुले में गेहूं पड़ा, विशेष रूप से जबलपुर महाकौशल संभाग में ज्यादातर में खुले आसमान के नीचे अभी भी सड़ने रखा हुआ है गेहूं और बारिश नजदीक है। इस लिहाज से कल हमने पूरा जिस प्रकार से इस खेल को उजागर किया था कि किस प्रकार से पूरे जो वेयर हाउस है वो खाली हैं या आधे भरे हैं, जानबूझ के उनको ना भर के ओपन कैब को प्राथमिकता दी जा रही है और जानबूझ के गेहूं के नाम पे करोड़ों के गंदे खेल की रचना की जा रही है। तो इस बीच विभाग ने इस पूरी खबर पर संज्ञान लिया और उसके बाद ये आदेश दिए गए हैं। तो बेशक अब कहीं ना कहीं जाकर विभाग हरकत में आया है और अब जब निर्देश दे दिए गए हैं तो परिवहन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, जैसे कि सूचना में मिली है, और वेयर हाउस खुल के अब जो भी खाली पड़े हैं वहां पे भंडारण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया था और खबर के बाद अब विभाग जागा है और विभाग ने निर्देश दे दिए हैं कि 100% से ज्यादा भी इसे भरा जा सकता है, 130% तक इसे भर लिया जाए। गोदाम जो खाली पड़े हुए हैं, हमने खबर दिखाई थी, प्रतीक हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस प्रकार से ये गेहूं खुले में पड़ा हुआ था जबकि गोदाम खाली है, गोदामों में रखने की जगह है, उसके बावजूद बड़ी मात्रा में गेहूं सरकार की तरफ से खरीदा गया, रिकॉर्ड बनाया गया। लेकिन क्या ये सड़ने के लिए खरीदा गया था? क्या सवाल यही उठा रहा था न्यूज़ 18 की इसे सड़ाया क्यों जा रहा है। इसके बाद इस खबर पर असर ये हुआ कि अब विभाग की तरफ से इस बात के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि गोदाम जो खाली पड़े हैं उन्हें 130% तक भरा जा सकता है, यानी जितनी उसकी क्षमता है उससे ज्यादा भी थोड़ा और जगह होती है तो उसे भी 130% तक भरा जा सकता है। तो यह खबर का असर न्यूज़ 18। कांग्रेस विधायक ने दूध के पैकेट बांटे हैं। लाल घाटी में शराब दुकान के सामने दूध के पैकेट बांटे गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और शराब बिक्री और महिलाओं को शराब दुकान पर बैठाने का विरोध किया गया। तो ये भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं कि सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस विधायक ने इस मौके पर यहां दूध के पैकेट बांटे। लाल घाटी में शराब दुकान के सामने दूध के पैकेट का वितरण किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शराब की बिक्री और शराब की दुकानों पर महिलाओं की ड्यूटी लगाने का विरोध यहां किया गया कांग्रेस की तरफ से। इधर सागर से खबर बता रहे हैं जहां पर शराब दुकान पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। पॉलिटेक्निक कॉलेज की शिक्षकों की ड्यूटी यहां लगाई गई है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने इस फरमान की निंदा की। शराब दुकान पर शिक्षकों की ड्यूटी का कांग्रेस ने विरोध किया है। महिला कर्मचारी के बाद अब शिक्षक की ड्यूटी लगाए जाने पर बवाल खड़ा हो गया है और वाकई में यह सवाल है कि क्या शिक्षक शराब की दुकान पर ड्यूटी करेंगे। सागर से यह खबर आपको बता रहे हैं कि शराब की दुकान पर शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई। पॉलिटेक्निक कॉलेज के ये शिक्षक हैं जिनको तैनात कर दिया गया शराब की दुकानों पर बिक्री के लिए। अब ऐसे में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने इसकी निंदा की है, इस फरमान की निंदा की है। शराब दुकान पर शिक्षकों की ड्यूटी का कांग्रेस ने विरोध किया है और उस पर सवाल उठाए। आपको बताएं कि इसके पहले महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई थी शराब की दुकानों पर। इसके बाद अब शिक्षक की ड्यूटी पर भी बवाल मच गया है पूरे प्रदेश में। तो शराब दुकान पर शराब की बिक्री अभी तो सरकार की तरफ से ही की जा रही है, आबकारी विभाग की तरफ से ही की जा रही है, क्योंकि शराब के ठेकों का नवीनीकरण नहीं हुआ है और ऐसे में सरकार ने शराब की दुकान खुद खोलने का फैसला किया और अब यहां ड्यूटी किसकी लगाई जा रही है? शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। ये एक मामला सामने आया और बड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज की शिक्षक की ड्यूटी शराब की दुकान पर लगा दी गई। इसके पहले तस्वीर रीवा से भी सामने आई थी जहां पर एक महिला कर्मचारी शराब की दुकान पर ड्यूटी करती हुई नजर आई।
और ऐसे में अब कांग्रेस इस पूरे मामले को उठा रही है और इसका विरोध कर रही है। अरुण यादव ने इस फरमान की निंदा की है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने इसकी निंदा करते हुए इस पर सवाल उठाए कि यह कैसा फैसला है। और रचित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रचित, ये बड़ा हैरान कर देने वाला वाकई में मामला कि शराब की दुकान पर शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई। ये मामला सागर के जिला आबकारी विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज की 5 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें तकनीकी सहायक, कुशल सहायक, मैकेनिकल और प्रयोगशाला सहायक की ड्यूटी लगाई गई है। कांग्रेस ने पहले महिलाओं की ड्यूटी लगाने का विरोध किया था, अब शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का विरोध जताया। पूर्व मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट कर इसका विरोध जताया। पुनीत जी, और ये शिक्षक जो हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, ये क्या कह रहे हैं? इनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई? अभी शिक्षकों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। पुनीत, लेकिन ये बड़ा हैरान करने वाला ये पूरा मामला है। क्या जहां से ये ड्यूटी लगाई गई इनकी, क्या उनकी तरफ से इस पूरे मामले में सफाई दी गई कि शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं कई सारी चीजें, वो अब शराब की दुकान पर बैठेंगे तो क्या संदेश जाएगा? अगर देखा जाए तो जो जिम्मेदार हैं जिनके द्वारा इन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, उसी दौरान ये देखा जाना था कि जो शिक्षा के मंदिर में बच्चों को शिक्षा देते हैं, आखिर वो अब मधुशाला में बैठेंगे, तो ये इस प्रकार से शोभनीय देगा इस प्रकार के शिक्षकों के लिए। और एक बात और रचित, कि क्या कांग्रेस ने जहां इस पूरे मामले का विरोध किया है, क्या सड़क पर भी उतरने की बात कही है? स्थानीय स्तर पर अरुण यादव ने इस पूरे मामले की निंदा जरूर की है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस इस पूरे मामले को उठाने वाली है क्या? आज सुबह ही जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस ने महिला आरक्षकों की शराब दुकानों पर ड्यूटी लगाई जाने का विरोध जताया है। महामहिम राष्ट्रपति के नाम सागर कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। रचित, आप हमारे साथ बने रहिए। भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, ये क्या प्रदेश में देखने को मिल रहा है? शिक्षक अब क्या शराब की दुकानों पर ड्यूटी करेंगे? देखिए, ये सरकार एकदम निर्लज्ज हो गई है। और जहां एक तरफ देखिए ये लाडली लक्ष्मी कहने वाले उन बच्चियों से, महिलाओं से ये शराब बंटवा रहे हैं और अब शिक्षकों से शराब बंटवा रहे हैं। हम लोगों ने तो सुझाव दिया था कि भैया शराब बेचना इतना जरूरी है और उसका जो है उसके माध्यम से माल कमाना इतना जरूरी है, तो सरकार एक एक दुकान जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, उनके अध्यक्षों को आवंटित कर दे और उन्हें बिठा दे ठेके पर, वो बेचें दारू, अपने पैसे भी कमाएंगे। लेकिन प्रदेश में ये पतन तो बच जाएगा कि हम शिक्षक से आज दारू बंटवा रहे हैं या हम अपनी महिलाओं से दारू बंटवा रहे हैं। हम जिन बच्चियों को जो है जिनकी आरती उतार के और 15 साल तक जिनको लाडली लक्ष्मी बोलते रहे, उनसे दारू बंटवा रहे हैं। ये जो चीज है, ये दिमागी पतन की एक जो है, बौद्धिक पतन की एक पराकाष्ठा है और बहुत शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और अगर इस तरह से प्रदेश के रेवेन्यू अगर आती है इतने नीचे गिर के, तो ऐसे रेवेन्यू की आवश्यकता भी नहीं है। 4 घंटे एक्स्ट्रा काम मध्य प्रदेश का लोग कर लेगा, लेकिन अपनी आबरू को जो है इस तरह से सड़कों पर नहीं बिठाएगा वो। भूपेंद्र जी, एक बात और कि हमने देखा था कि राज्य महिला आयोग जो है उसने भी इस पर सवाल उठाए थे और राज्य सरकार से कहा था कि ये महिलाओं की जो ड्यूटी है वो न लगाई जाए। लेकिन अब ये जो सागर से खबर आई, ये और भी हैरान करने वाली। अब शिक्षक शराब की दुकान पर अगर बैठेंगे तो फिर बच्चों को जो पढ़ाते हैं स्कूल या कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं, वो बच्चों को फिर क्या सिखाएंगे? क्या संदेश जाएगा? ये बहुत गंभीर मामला है। निश्चित रूप से गंभीर है। हम इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ वातावरण बनाएंगे और धिक्कारेंगे इस सरकार को। ये तो जो है, ये 3 महीने में इन्होंने अपने रंग दिखा दिए हैं कि ये किन कामों के लिए इन्होंने सरकार लूटी है। ये जो शिवराज जी कह रहे हैं कि हमारे को बर्बाद कर देंगे कमलनाथ, तो कौन सी बर्बादी? ये माफियाओं के हाथ में खेलने के लिए तुम्हारी बर्बादी हो रही थी, जिनको कमलनाथ जी पकड़ रहे थे, या जो इसी काम के लिए ये कल कह रहे थे कि साहब जो है शराब बहुत बड़ा पाप है, इससे जो है घर बिगड़ते हैं। आज बच्चियों से बिकवा रहे हैं उस शराब को। आप इनके 1-2 महीने पुराने, 3 महीने पुराने वीडियो तो सुनिए लोगों के। ये बौद्धिक बैंक्रप्सी है और कितनी कुटिलता पूर्वक ये जो है मतलब लूटने खसोटने में लग गए हैं पूरे प्रदेश को।
आप देखें कि रेत के ठेके जो है फिर वापस पुराने ठेकेदारों को दे दिए बिना व्यवस्था के। क्यों? कोई नीति नहीं है क्या प्रदेश में? जब आज आपने जो है सरकार दारू के ठेकों की वो परिस्थिति पैदा कर दी कि ठेके रद्द हो जाएं और अपने आप फिर अपने मनमाफिक लोगों को अपनी स्टाइल से फिर ठेके दे दो। तो ये खेल चल रहा है और ये जनता को समझना चाहिए कि ये जो सूत्र इनको दिया गया था कि आपदा को अवसर समझो, ये मौका मिला है लूट लो, तो उसको आपदा को अवसर बनाने में पूरी सरकार जुटी हुई है। चलिए, शुक्रिया भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रचित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झाबुआ के विधायक कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एमपी में कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, उसी तरह राजस्थान में बीजेपी विधायकों को प्रलोभन देकर सरकार गिराने की साजिश कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र की हत्या की है केंद्र के नेतृत्व ने कि उनके इशारे पे सरकार गिराई हमने। शिवराज जी खुद कबूल कर रहे हैं तो उसकी हम निंदा करते हैं। केंद्र सरकार अब राजस्थान में, जैसे मध्य प्रदेश में राजस्थान में गिराने के लिए पहुंच रहे हैं। 25-40 करोड़ रुपया लेके जाके बैठ गए वहाँ पर। अपने गहलोत चीफ मिनिस्टर का अभी क्या आज बयान आया कि एक को 35 से 40 करोड़ रुपया देने के लिए उन्होंने ऑफर दे दिया। विधायक भग के आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर होटल में रुकवाया सब विधायकों को कि कोई किसी को बिकने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में जिस तरह से मध्य प्रदेश के साथ उन्होंने छलावा किया है, वो ऐसा राजस्थान में न करने दे। एमपी में एक और ऑडियो वायरल हो रहा है और कथित तौर पर पूर्व मंत्री इमरती देवी का यह ऑडियो बताया जा रहा है। ऑडियो में एक युवक को फोन पर धमकी दी जा रही है, आंख फोड़ने की धमकी दी जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये वायरल ऑडियो जो है ये मध्य प्रदेश की सियासत में एक और तहलका मचाता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव करीब है और ऐसे में एक और वायरल ऑडियो जो है ये सामने आया है। कथित तौर पर पूर्व मंत्री इमरती देवी का ये ऑडियो बताया जा रहा है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, ये क्या है इस ऑडियो में और क्या ये इसमें जो बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री इमरती देवी का ये ऑडियो? हाँ बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 पहले इस बात की स्पष्ट कर देना चाहता है कि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऑडियो की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं और उन सवालों को लेकर अब ये भी बात कही जा रही है कि क्या वाकई में जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल फोन पर या अपने किसी समर्थक से संवाद में के बीच करना चाहिए। देखिए ये ऑडियो कब का है इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन जितना समझ में आ रहा है इस ऑडियो में उसको लेकर एक बात तो साफ है कि जो आवाज है कही जा रही है कि इमरती देवी की है, पूर्व मंत्री जो थी, उनके और उनके किसी समर्थक के बीच में किसी काम को लेकर, डीपी का और नुल का काम है, उसके काम को लेकर बातचीत हो रही है और उस बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है इमरती देवी ने। कथित तौर पर जो ऑडियो उनका कहा जा रहा है कि उसको किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता और वो भी तब जबकि वो एक जनप्रतिनिधि है। हालांकि उस ऑडियो में जो उनका समर्थक है या उनका परिचित है उसकी भाषा भी थोड़ी सही नहीं कही जा सकती, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है कि वो अपने समर्थकों से इस तरीके की भाषा में बातचीत न करें। निश्चित तौर पर अब सियासी गलियारों में इस ऑडियो को लेकर नया भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि दरअसल जो पूर्व मंत्री हैं और संघीय समर्थक हैं वो अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में या जनता के साथ में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और उपचुनाव से पहले ये कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल बिल्कुल शरद, सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव करीब है और ऐसे में कई सारे ऑडियो वायरल हो रहे हैं। एक और ऑडियो, हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, क्या हुआ है? मुन्ना लाल की हालत देखी, तुम इमरती देवी को जानते हो? नहीं जा रहा, बहुत परेशान है। हवा बहुत खराब से लग गया, फुरवा देंगे। हवा बहुत खराब से लगे मंत्री जी। नहीं जीतना, ना बोरिंग लगेगी तुम्हारे और ना लाइट लगेगी। रहे थे जी अंदर से जा रहे तो मुन्ना लाल की हालत देखी, तुम इमरती देवी को जानते हो? नहीं जा रहा, बहुत परेशान है। हवा बहुत खराब से लग गया, फुरवा देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।